अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है सिमरन ने कोल्डहारा गांव से, जो राजस्थान इंडिया में है। वो कहती हैं, हम लोग इस वक्त राजस्थान में रहते हैं, लेकिन ये जो गांव जिसका नाम है कोल्डहारा, आज भी इसके बारे में कई ऐसी बातें मशहूर हैं जो आप इंटरनेट की दुनिया पे सर्च कर सकते हैं। जिन भूत, चुड़ैलें, आत्माएं, वो तमाम चीजें जिनको देखकर इंसान वहशत में आकर पागल हो जाता है, नीम दीवाना हो जाता है, बेहोश हो जाता है। आज भी टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही शाम के साए ढलना शुरू होते हैं तो उस जगह पर कोई भी नहीं जाता। मेरी दादी, जिनका नाम है अमाया, मैं छोटी थी तो मुझे अपने गांव की कई कहानियां सुनाती थी, और वो खौफनाक और सच्ची कहानियां आज भी मुझे याद हैं। मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उन कहानियों को मैं याद करती हूं तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। तो ये कहानियां मेरी दादी की जुबानी सुनिए। अमाया उस वक्त तकरीबन छोटी उम्र की थी। जिस गांव में ये रहते थे, उसी गांव में ही ना सिर्फ उनकी जमीनें थीं, बल्कि जहां पे उनकी जमीनें खत्म होती थीं वहीं पे ही काफी ज्यादा पहाड़ बने हुए थे। ऐसी चोटियां बनी हुई थीं जिनके अंदर गुफाएं थीं, यानी कि गारें थीं। और उन चोटियों से पहले ही जमीन कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि उसके अंदर कई बड़े बड़े सुराख थे कि अगर कोई नीचे गिर जाए तो उसका ऊपर आना काफी मुश्किल। मेरे वालिद साहब जमीनों पर काम करते थे। मेरे घर में मुझसे एक 5 साल बड़ी बहन और मैं थी। हमारे वालिदैन को भगवान ने सिर्फ 2 बेटियां अता की थीं। मैं अपनी दादी के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। मेरी मां जब भी काम काज करती मुझे मेरी दादी के हवाले कर देती, और मैं अपनी दादी से बहुत लाड करती, प्यार करती। दादी भी मेरे सारे लाड प्यार उठाती थी। हम छोटे थे, हमें नहीं पता था कि इस गांव में कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो गांव वाले ना सिर्फ जानते थे बल्कि शाम होते ही खौफजदा हो जाते थे। लेकिन लोगों का रहन सहन, खाना पीना, और सबसे बड़ी बात, उनकी ज़मीनें वहीं पे थीं, वो उन ज़मीनों को कैसे छोड़ सकते थे। हाँ, ये ज़रूर था कि वो दिन की रोशनी में उन ज़मीनों पे काम काज करते और कोशिश करते उस पहाड़ी इलाका जो ज़मीनों के ख़त्म होने पे शुरू होता था, उनकी तरफ जाने से कुतराते थे। गांव के लोगों का ये कहना था कि उन गुफाओं में मौजूद कई ऐसी चुड़ैलें पाई जाती हैं जो बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। और सुनी सुनाई उस वक्त की बातें ये थीं कि एक दफा ऐसा हुआ था, काफी बच्चे खेलते खेलते उन पहाड़ों की चोटियों के करीब चले गए थे, और उसके बाद उनका कोई पता नहीं था। गांव के जिस शख्स ने आखिरी दफा उनको खेलते हुए देखा था, तो उसने बताया था कि वो भागते दौड़ते उन पहाड़ों के करीब गए थे। तो गांव के लोग इकट्ठे होके हाथों में लालटेन उठाए उन बच्चों को ढूंढने के लिए उन पहाड़ की चोटियों के पास पहुंचे। तो उन गुफाओं में भी ढूंढा, जमीन के अंदर जो बड़े बड़े सुराख बने हुए थे उनके अंदर भी बच्चों को ढूंढा, लेकिन बच्चों का कहीं पे कोई नामो निशान तक नहीं था।
एक दो तीन चार बच्चे नहीं थे, काफी ज्यादा बच्चे थे। काफी ज्यादा बच्चे कैसे गायब हो सकते थे? वो उनको ढूंढते रहे, लेकिन सारी रात ढूंढने के बावजूद वो सब के सब नाकाम अपने घरों को वापस लौट आए। और उसके बाद से ये मशहूर हो गया था कि उन बच्चों को चुड़ैलें उठाकर ले गई हैं, क्योंकि उन पहाड़ी इलाकों पे चुड़ैलों का बसेरा है। मैं क्योंकि छोटी थी, मेरी बहन 5 साल मुझसे बड़ी थी, उसको फिर भी थोड़ी सी इन बातों की समझ बूझ थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन अपने घर के बाहर खेलते हुए एक लड़की से मैं इस तरह बातें कर रही। वो मुझसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी थी, बच्चे हम आपस में खेल रहे थे। तो माया कहती है, उस बच्ची ने मुझे कहा, तुम्हें पता है वो जो पहाड़ियां बनी हुई हैं वहां पे चुड़ैल रहती है? मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, मेरे घर वाले बातें कर रहे थे, मैंने सुना है कि बच्चों को वहां पे नहीं जाने देना, वहां पे तो एक चुड़ैल है। और एक नहीं, वही वहां पे तो कई ज्यादा चुड़ैलें हैं और वो बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। मैंने उससे पूछा, तो फिर वो चुड़ैलें बच्चों का क्या करती हैं? वो डरे हुए लहजे में राजदारी से मुझसे बोली, वो चुड़ैलें छोटे छोटे बच्चों को खा जाती हैं। क्योंकि जो चुड़ैल होती है वो बहुत खौफनाक होती है, बहुत ज्यादा। जब बूढ़ी हो जाती है तो उसको जवान होने के लिए छोटे बच्चों की जरूरत होती है। वो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है और जब उनको खा जाती है तो वो फिर से जवान हो जाती है। कुछ अरसे के बाद जब वो फिर से बूढ़ी होने लगती है तो फिर किसी बच्चे को वो उठाकर ले जाती है और जवान हो जाती है उस बच्चे को खाकर। इन बातों को सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गई थी। मैंने अपनी दादी से उसी रात पूछा, दादी क्या चुड़ैलें होती हैं? तो मेरी दादी ने मुझसे कहा, नहीं नहीं, चुड़ैलें नहीं होती, तुझे किसने कह दिया है? मैंने कहा, मेरी दोस्त बता रही थी ऐसे ऐसे चुड़ैलें होती हैं। तो मेरी दादी ने मुझे प्यार से गले लगाया और कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। लेकिन हमारे घर में पहली दफा वो वाकया मुझे आज भी याद है। अमाया कहती हैं, रात हो चुकी थी। मैं और मेरी बहन अपनी वालदा और दादी के साथ घर के सैन में बैठे थे कि बाहर से एक शोर की आवाज सुनाई दी। एक ऐसा शोर जैसे गांव के कई लोग इकट्ठे हो चुके हों। और उन शोर में मुझे अपने वालिद साहब की भी आवाज सुनाई दी। वो किस बात पे ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, क्या हुआ था, मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतना बात जरूर थी कि इस वक्त तो खामोशी होती है। रात के इस लम्हे तो हर कोई अपने घर में या तो खाना खा रहा होता है या सोने की तैयारी कर रहा होता है। रात के इस लम्हे क्या हुआ है कि सारे बाहर जमा हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। और वो शोर ऐसा था कि मुस्तकिल बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि मैंने देखा दरवाजा जोर जोर से पीटा गया, जैसे बाहर कोई इमरजेंसी होती है और जल्दी से कोई कहता है दरवाजा खोलो। भाग के मेरी वालदा ने दरवाजा खोला तो मेरे वालिद साहब और गांव के कुछ और लोग भी भागते हुए अंदर आ गए। उन सब के चेहरे डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे, वो खौफजदा थे। वालिद साहब के साथ जो गांव के और लोग भी दाखिल हुए थे वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। तभी वालिद साहब ने मेरी मां से कहा, अमाया और नित्या ये दोनों कहां हैं? मां ने इशारा किया, वो सामने, जल्दी से इनको उठाओ और अंदर ले चलो। भागते हुए वालिद साहब हम दोनों बहनों की तरफ आए। हम दोनों बहनों को उठाया गया और जल्दी से अंदर कमरे के अंदर ले गए और दादी को हिदायत की कि आप कुंडी लगाकर अंदर इनके साथ लेट जाएं। हम दोनों बहनों को बिस्तर पर लिटा दिया गया और दादी ने कहा, चलो तुम लोग सो जाओ, बस सो जाओ। और जबरदस्ती हमें दादी सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे पहले वो कमरे का दरवाजा अच्छी तरीके बंद कर चुकी थी। और हैरत की बात यह थी, उस कमरे के अंदर उन्होंने घुप अंधेरा कर दिया था। वरना कमरे में बच्चों को सुलाने के लिए पहले, जब तक बच्चे सोते नहीं,
रोशनी होती थी, जब बच्चे सो जाते थे फिर घुप अंधेरा किया जाता था। आज उन्होंने पहले ही घुप अंधेरा कर दिया था, जैसे वो चाहती हों बाहर कोई ना देख सके कि कमरे में कौन है, क्या हो रहा है। वो शोर जो बाहर से आ रहा था वो अब खत्म हो चुका था, क्योंकि जैसे ही वाले साहब और गांव के लोग अंदर दाखिल हुए थे, उसके साथ ही जो बाहर और लोग बचे थे वो भी सब भाग गए थे, चले गए थे, कुछ पता नहीं था। अब उस अंधेरे में हम दोनों बहनों को कहां नींद आती, लेकिन हमारी दादी थपक रही थी हम दोनों को इस अंदाज में कि हम सो जाएं। हम कहां सोने वाली थी। पूरे घर में एक खामोशी छाई हुई थी कि फिर से हमें वाले साहब की आवाज सुनाई दी, जैसे वो फिर से कोई बात कर रहे हों। लेकिन काफी दादी हमें इस तरह थपकती रही, आखिरकार हम दोनों सो ही गईं। उस वक्त तो इस वाकये का नहीं पता था कि ये क्या हुआ है, क्या वाकया था, लेकिन बहुत आगे जाके पता चला, जो आगे ही आपको भी सुनने को मिलेगा। अब फैसला हुआ, दोनों बहनों को जमीनों पर जाने की इजाजत नहीं थी। अगर हम बहुत ज्यादा जिद करती तो वाले साहब हमें वहां लेकर जाते, लेकिन दिन की रोशनी में और इस अंदाज में वहां पे लेके जाते कि हम दोनों बहनें वहां पे खेलने की कोशिश करती, तो वो अपनी निगरानी में इस तरह हमारी सरपरस्ती करते, हमारे सरों पे खड़े हो जाते कि हम इधर से उधर ना हो सकें। जरा भी हम इधर उधर खेलने लगती तो कहते नहीं नहीं उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, और हम उसी जगह पे खेलती रहती। अभी शाम होने में काफी टाइम होता था कि वो कहते बस चलो अब शाम होने वाली है, और जल्दी से हमें घर ले आते। कभी कभी हमें वहां पे जाने दिया जाता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि अब मैं कुछ और बड़ी हो गई थी। वाले साहब उस दिन हमारे गांव, उस छोटे से गांव के साथ एक छोटा सा शहर था, वहां पे गए हुए थे। हमारा जो घर था, ये दो घर थे जो आपस में मिले हुए थे, बीच में एक सिर्फ दीवार थी। मेरे वाले साहब और उनके भाई इन्हीं दो घरों में रहते थे, लेकिन बीच में एक दीवार थी। उनकी भी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे, वो साथ वाले घर में रहते थे। जिस जगह पे मेरा और मेरी बहन का कमरा था, जहां पे हम सोते थे, वहीं पे एक खिड़की बनी हुई थी, और वो खिड़की बिल्कुल उस रास्ते पे थी जो हमारे घर के साथ ही एक कच्चा रास्ता गुजरता था। लोग आने जाने के लिए उसी रास्ते को इस्तेमाल करते थे। उस कच्चे रास्ते पे एक बहुत बड़ा दरख्त भी लगा हुआ था, जिसकी अक्सर छांव हमारे घर पे भी होती। आधा वो दरख्त इस अंदाज में था कि हमारे घर के छत पे थोड़ी सी छांव करता, और बाकी वो बाहर की तरफ था। उस दिन मैंने दादी से बहुत जिद की कि मुझे खेतों में जाना है। दादी मेरी जिद के आगे हार मान गई। वो मेरे लाड उठाती थी, बात मान लेती थी कि चलो, लेकिन तुमने दूर नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। दादी मुझे लेकर खेतों की तरफ चली गईं और मेरी निगरानी करने लगी कि वहीं पे गांव की कुछ और भी औरतें आ गईं। उन्होंने जब दादी को देखा तो वो दादी से बातें करना शुरू हो गईं, और दादी ने मुझे कहा कि तुमने बस कहीं नहीं जाना, यहीं खेलती रहो। मैंने कहा ठीक है दादी। अब वो बातों में लग गई और मैं खेलते खेलते दादी से दूर निकल गई। यहां तक कि मैं चलते चलते, भागते दौड़ते, खेलते इस बात का एहसास ही ना रहा, क्योंकि पहले भी मैं जब खेलती हुई भागती दौड़ती फिर रही थी तो दूर दूर चली जाती थी। लेकिन दादी के साथ का कहना यह था कि पहाड़ियों की तरफ, चोटियों की तरफ नहीं जाना, बाकी इधर उधर खेलती रहो। मैं खेलती 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 बिल्कुल उस पहाड़ी चोटी के करीब पहुंच गई, जो जहां पे हमारी जमीनें खत्म होती थी और आगे वो चोटियां बनी हुई थी। मैंने जैसे ही उन चोटियों की तरफ देखा, मुझे अपने उस दोस्त की बात याद आ गई। उसने कहा था यहां पे चुड़ैलें रहती हैं और बच्चों को उठाकर ले जाती हैं और खेलती हैं और खा जाती हैं। मुझे लगा कि जैसे उसने मुझे डराने के लिए कहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। चुड़ैल कभी देखी तो थी नहीं, कोई पता तो था नहीं, किसी बात की समझ बूझ तो थी नहीं। अब मैं वहीं पे खड़ी मासूमियत से उन चोटियों को देख रही हूं, जैसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूं कि आया यहां पे कोई चुड़ैल है या नहीं। कुछ देर मैं इस तरह देखती रही। वीरान पड़ी हुई चोटियां, सिवाय खामोशी के और कुछ भी नहीं था। मैं जैसे ही मुड़ने लगी तो मेरे कानों में एक
आवाज सुनाई दी, क्लियर आवाज, और मेरे नाम को पुकारा गया था इंतहाई प्यार से, अमाया। मैं चौंक सी गई, मैं मुड़ी थी और रुक सी गई। ये तो मेरा नाम है, अमाया किसने पुकारा है? और मेरे कदम रुक से गए। दोबारा मेरे कानों में वही मोहब्बत भरी एक आवाज आई, अमाया। मैं उस वक्त मुड़ी तो मैं क्या देखती हूं, मुझसे थोड़े ही फासले पे एक पहाड़ की चोटी के ऊपर ही, बहुत ऊंची नहीं, सबसे नीचे वाली चोटी थी, उसके ऊपर एक औरत खड़ी है। उसका लिबास बहुत ही अजीबोगरीब था, जैसे कबूतर के पर होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पर थे, जैसे किसी कौवे के काले स्याह, लेकिन पर थे। उन परों से जैसे कोई लिबास तैयार किया गया हो पहनने वाला, उसमें कोई कपड़ा ना हो, परों को आपस में जोड़ा गया हो, पर के साथ पर, काले स्याह पर, जैसे कौवे के पर होते हैं, ऐसे उसके पूरे वजूद के ऊपर परों वाला एक लिबास था। अजीबो गरीब लिबास। मैंने उससे पहले ऐसा परों वाला, पर ही पर जुड़े हुए थे, लिबास नहीं देखा था। उसकी आंखें काली स्याह थी, उसमें जो सफेद होता है ये नहीं था, टोटल काली स्याह आंखें थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और उसके सर के बाल अजीब अंदाज में बनाए गए थे, जैसे किसी ने चुटिया तो नहीं बनाई, लेकिन अजीब से अंदाज में उनको उलझा दिया हो या बना दिया हो। मुझे उसके बालों की समझ ना आई। और जब वो मुस्कुराई मुझे देखकर, तो उसके दांत जो मुझे उसके दांत नजर आए, तो उसके दांत काले स्याह थे, ऐसे जैसे जल जाते हैं दांत और काले स्याह हो जाते हैं। जैसे ही वो मुस्कुराई, काले स्याह उसके दांत मुझे नजर आए। एकदम से मैं टटक सी गई, ये औरत कौन है? उसने मुझसे कहा, अमाया मेरे पास आओ, तुम्हारे लिए कोई चीज है मेरे पास। मैं एकदम सी बच्ची थी, मुझे नहीं पता कि एक डर होने के बावजूद मैं भागी क्यों नहीं। मैं रुक सी गई और इस तरह देखना शुरू हो गई कि पता नहीं उसके पास मेरे लिए क्या है। और मैं अपनी आंखों को उसके हाथों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ, उसकी टांगों की तरफ देखना शुरू हो गई कि कहीं वो छुपी हुई चीज मुझे नजर आए जो उसने मेरे लिए उठाई हुई है, जो मुझे कह रही है तुम्हारे लिए मेरे पास कोई चीज है। और जब मेरा आंखें इस तरह घूर रही थी, वो समझ गई थी कि मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, तो उसने अपना एक हाथ पीछे कर लिया कि मेरे इस हाथ में है, आओ मेरे पास आओ, तुम्हें चाहिए ना ये, आओ मेरे पास आओ। उसके बाल जो करली किस्म के बाल थे, स्ट्रेट नहीं, करली, टेढ़े मेढ़े से और उलझे हुए अजीब से बाल जो थे, काली स्याह आंखें और उसके काले स्याह दांत। लेकिन उसी लम्हे वो एक औरत की ही तरह थी, सिवाय इन दो चीजों के, दांत काले थे और उसके आंखें काले थीं। बाकी तो लिबास ही था जो एक सिर्फ अजीब सा था, एक औरत ही थी और तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि नहीं, मुझे इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो वो अपनी जगह से हिली और मेरी तरफ आना शुरू हो गई। जैसे ही उसने एक कदम मेरी तरफ उठाया तो वहीं मैं उसी की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी कि एकदम से मेरा कदम खुद ब खुद पीछे की तरफ चला गया। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, इसी तरह मैंने अपना एक और कदम पीछे कर दिया। वो जूं जूं कदम आगे बढ़ाते हुए आ रही थी, मेरा कदम खुद ब खुद पीछे की तरफ जा रहा था। यहां तक कि अब वो मेरी तरफ आ रही थी, मैं पीछे की तरफ जा रही थी, तो एकदम से रुक गई और कहा, रुको। इतने गुस्से से उसने कहा कि मैं खौफजदा होकर वहीं पे रुक गई, हिल ना सकी। और उस लम्हे उसने गुस्से से मुझे कहा, तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा है? रुक जाओ, अब और पीछे ना जाना। और जैसे ही उसने ये जुमला कहा, उसी लम्हे उसका रूप बदलना शुरू हो गया। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा
उसका जो चेहरा बिल्कुल एक आम सी औरत की तरह था, जिसके सिर्फ दांत काले स्याह और आंखें काली स्याह थीं। अब उसकी नीचे वाली जो चिन्ह होती है, जिसको थोड़ी बोलते हैं, वो लंबी होनी शुरू हो गई। उसकी नाक भी लंबी होनी शुरू हो गई। उसकी आंखें उसी तरह काली स्याह जो थीं, वो लाल सुर्ख होना शुरू हो गई और उसके पूरे चेहरे के ऊपर झुर्रियां आना शुरू हो गईं। ऐसी झुर्रियां जैसे कोई इंतहाई बूढ़ी औरत होती है जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो। अब उसका चेहरा काला स्याह हो चुका था। उससे पहले जब वो एक औरत की शक्ल में खड़ी थी, एक नॉर्मल कलर था। अब चेहरा काला स्याह हो चुका था, आंखें लाल सुर्ख और उसकी थोड़ी लंबी हो चुकी थी। नाक उसकी लंबी हो चुकी थी और उसके कान भी इंतहाई लंबे लंबे चूंचदार और ऊंचे हो चुके थे। जैसे किसी जिन के सर पे सींग होते हैं, वैसे ही उसके कानों की चूंच इतनी लंबी हो गई थी जैसे सींग हों, लेकिन वो सींग नहीं थे, वो लंबे लंबे चिमगादड़ की तरह के उसके कान हो गए थे। और उसी लम्हे मैंने देखा उसने अपने हाथों को जब मेरी तरफ बढ़ाया तो उसके हाथ बालों से भर गए थे, ऐसे जैसे किसी जानवर के हाथ होते हैं। और उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे जैसे किसी जंगली जानवर के बड़े बड़े नाखून होते हैं। एक इंतहाई भयानक हाथों वाली, भयानक चेहरे वाली वो डाइन में बदल चुकी थी। और जैसे ही मैंने देखा, मैं डर चुकी थी। पता नहीं मेरे दिल में क्या आई कि मुझे शायद मेरी जिंदगी लिखी थी, अब वो मेरे करीब आ रही थी। मैं उसके खौफ की वजह से वहीं पे खड़ी हुई थी कि एकदम से जैसे मेरे दिमाग में आया, अमाया भाग। जैसे किसी ने सरगोशी की हो, जैसे किसी ने मेरे दिमाग में आवाज दी हो कि अमाया भाग। उसी लम्हे में मुड़ी हूं और मैंने तेजी से भागना शुरू कर दिया है। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे याद भी नहीं वो मेरे पीछे आ रही थी, नहीं आ रही थी, क्या हो रहा था। मैं भागती रही यहां तक कि भागती भागती दादी तक तो पहुंच गई, लेकिन इस अंदाज में जाके गिरी कि मैं बेहोश हो गई। औरतें भी दादी के साथ जो बातें कर रही थी वो परेशान हो गईं। उनको लगा मामला कुछ गड़बड़ है, डर गई है, क्योंकि मेरे चेहरे पे खौफ को वो देख चुकी थी। जल्दी से उन्होंने मुझे उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। औरतें भी साथ थीं, यहां तक कि घर में आकर मुझे लिटा दिया गया। वालिद ने आज रात को नहीं आना था, कल आना था। कुछ देर मैं बेहोश रही, यहां तक कि मुझे होश आ गया। लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि मुझसे बताया ना गया कि मैंने क्या देखा है, क्या नहीं देखा। मैं बिल्कुल खामोश रही, यहां तक कि मुझे बुखार हो गया। मेरी दादी, मेरी मां, घर के बाकी लोग भी मेरी पटियां करने में, ख्याल करने में लग गए। मेरे खौफ को ख़त्म करने में लग गए कि कुछ भी नहीं, क्या हुआ। और मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकले। यहां तक कि दादी ने कहा, परेशान ना हो। मेरी मां से कहा, मैं आज इन दोनों बच्चियों के साथ सोऊंगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर दादी हमारे कमरे में आ गई। जिस चारपाई पे मैं लेटी थी, दादी उसी चारपाई पे मेरे साथ लेट गई। क्योंकि मैं दादी के साथ बहुत ज्यादा मानूस थी, मां से भी ज्यादा, दादी मुझसे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए दादी मेरे साथ लेट गई थी। और मेरी बहन दूसरी चारपाई पर लेटी थी, जिस पे खिड़की वाली साइड थी। जिस चारपाई पे मेरी बहन लेटी थी वहीं पे ही खिड़की थी और खिड़की खुली हुई थी। दादी के कहने पे खिड़की खोल दी गई थी कि बाहर से हवा आती रहे। दादी मेरे ऊपर पड़ती रहीं, फूंकती रहीं, मुझे सुलाने की कोशिश करती रहीं और आखिरकार मैं सो गई। ये रात कि शायद 1 या 2 बजे का टाइम होगा। घड़ियां तो थी नहीं कि टाइम का पता होता, लेकिन आधी रात का वक्त था कि कमरे के अंदर एक खौफनाक सी चीख गूंजी। इतनी जोरदार चीख गूंजी कि उस कमरे में सोई हुई मैं, दादी ना सिर्फ जाग गए, साथ वाले कमरे में वालिदा, बाकी घर के लोग, और साथ वाला जो हमारा घर था ताया का, मेरे वालिद के भाई का, इतनी जोरदार चीख थी कि वो भी सारे जाग गए और भागते हुए हमारे घर आ गए। मेरी बहन डर चुकी थी, इतनी खौफजदा हो गई थी कि वो थर थर कांप रही थी। वो मुझसे 5 साल बड़ी थी, लेकिन वो इतनी शदीद खौफजदा थी कि सारे उसको संभालने में लगे हुए थे। मुश्किलों से उसको संभाला गया। फर्क ये था, मैं खौफ के मारे बेहोश हो गई थी, वो बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन थर थर कांप रही थी। जब उसकी हालत बेहतर हुई तो घर वालों ने उससे पूछा, नित्या
क्या हुआ है? तो नित्या ने बताया कि वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, खिड़की खुली हुई थी, कि मुझे नींद आ गई। मैं नींद में थी कि मेरे कानों में एक कहके की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने कहके की आवाज सुनी तो मैंने अपनी आंखें खोल दी। क्या मैंने कोई ख्वाब देखा है जिसमें मुझे कहके की आवाज सुनाई दी है और उस कहके की वजह से मैं जाग गई हूं? मुझे कुछ भी महसूस ना हुआ। मैंने देखा दादी भी सो रही है और अमाया भी सो रही है। मैं फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। अभी मैं सोई नहीं थी क्योंकि मैं जाग चुकी थी। जब आप गहरी नींद से जाग जाते हैं तो फिर दोबारा गहरी नींद में जाने के लिए आपको कुछ मिनट लगते हैं। अभी मैंने आंखें ही बंद की थी कि फिर से मेरे कानों में कहका सुनाई दिया। अब पहले से भी ज्यादा क्लियर कहका था। मुझे लगा अब तो मैं नींद में नहीं थी, सिर्फ आंखें ही बंद की थी। मैं तो अच्छी खासी जाग रही थी, बस आंखें बंद थी कि मुझे फिर से कहां से कहका सुनाई दिया। फिर से आंखें खोली, इधर उधर देखा, कहीं पे भी कोई नहीं था। दादी भी सो रही थी, अमाया भी सो रही थी। मुझे कुछ समझ ना आई। तो नित्या बोली, मैं थोड़ी सी डर भी गई कि इस दफा तो ख्वाब नहीं था, इस दफा तो वहम नहीं था, इस दफा तो मैं ऑलमोस्ट जाग ही रही थी। तो फिर ये कहके की आवाज कहां से सुनाई दी? वो कहती है, मैंने डरते डरते आंखें बंद की। अभी आंखें बंद तो थीं लेकिन दिमाग मुकम्मल जाग रहा था, क्योंकि दिमाग तो खौफजदा हो चुका था। वो कहां से सोता? आंखें तो बंद थीं लेकिन इस दफा जो कहका लगाया गया वो ऐसा कहका था जैसे कोई आहिस्ता से हंसता है लेकिन अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता और फिर भी उसकी हंसी दूसरे को सुनाई दे। ऐसी ही हंसी थी जो मुझे सुनाई दी थी। लेकिन इस दफा ये पता लग गया कि ये जो कहके की आवाज मैंने सुनी है ये तो मेरी खिड़की वाली साइड से आई है। उसने अपनी आंखें खोली और जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो वो क्या देखती हैं, हमारी खिड़की के बिल्कुल सामने वो जो कच्चा सा रास्ता बना हुआ है जिससे गांव के लोग गुजरते हैं, उसी के बिल्कुल खिड़की के सामने एक दरख्त लगा हुआ है, बड़ा सा दरख्त जिसकी छांव आधी हमारे घर के ऊपर भी आती है और आधी उसी रास्ते पे भी। उसी दरख्त के ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो हैरान हुई कि इस दरख्त पे कौन बैठा हो सकता है। उस दरख्त को वो गौर से देखने लग गई और तभी उस दरख्त पे उसकी निगाह पड़ी। वहां पे एक छोटे कद की औरत बैठी हुई थी। वो इस अंदाज में बैठी हुई थी, उसने अपनी टांगें इस अंदाज में फोल्ड की हुई थी कि बिल्कुल छोटी सी लग रही थी। उसने जब गौर किया तो उसकी नाक बहुत ज्यादा लंबी थी, उसकी जो चिन होती है थोड़ी होती है, चिन भी बहुत ज्यादा लंबी थी, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था जैसे किसी बूढ़ी औरत का झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, काला स्याह। और उसके हाथ जो लटक रहे थे वो इतने बड़े बड़े नाखूनों वाले काले स्याह नाखून थे। लेकिन वो हैरान ये हो रही थी कि ये छोटी सी कोई बूढ़ी सी कोई चीज औरतनुमा नजर आ रही है, क्या है? दरख्त के अंदर वो बैठी हुई थी, उसको क्लियर इतनी नजर नहीं आ रही थी लेकिन उसको दिमाग को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था कि आंखें, हाँ लाल किस्म की ये आंखें लग रही हैं, ये मेरे ख्याल में उसका नाक है, जैसे कोई छुपा बैठा होता है फिर भी इस अंदाज में कि आपको नजर आ रहा हो और आप उसको बगौर जायजा ले रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीजें, नाक, कान, मुंह, होंठ समझ आनी शुरू हो जाते हैं। तो बहन को समझ आ रहे थे कि तभी वो उठकर बैठ गई और खिड़की से मुंह लगा के बाहर उसको गौर से देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या है। कि तभी उसने वो अपने घुटने जो अपनी कमीज के अंदर फंसाए हुए थे, वो कमीज किस चीज की बनी हुई थी? पंख की बनी हुई थी। जैसे कौवे के पर होते हैं, किसी परिंदों के परों को आपस में जोड़ के एक कमीज बना दी जाती है, वैसे ही काले परों की वो कमीज थी कि तभी उसने अपने घुटने उसके अंदर छुपाए हुए थे। उसने जैसे ही वो घुटनों को बाहर निकाला और उसने अपने घुटने सीधे किए तो वो एकदम से दरख्त से छलांग मारकर नीचे खड़ी हो गई और उसी वक्त वो अपनी आंखों से देख के इस तरह मुस्कुराई कि उसके वो दांत जो काले स्याह थे वो इतने बड़े हो गए कि उसका मुंह बाहर निकल आया, इतना लंबा हो गया। जैसे आपका मुंह और दांत बाहर की तरफ निकल आए, लेफ्ट और राइट, गालों से भी बाहर निकल आए, तो उसकी खाल जो गालों पे थी वो बाहर की तरफ निकलती गई थी उसके मुस्कुराने की वजह से कि इतना बड़ा उसका मुंह हो गया था कि उसके गाल ही बाहर निकल आए थे।
और वो मुस्कुराती हुई जैसे ही नीचे खड़ी हुई और मेरी बहन ने देखा तो उसी लम्हे उसको पता लग गया कि वो जिस वहम में थी, जिस कोशिश में थी पहचानने की, अब उसको क्लियर समझ लग गई थी ये तो कोई डाइन है। क्योंकि उसी लम्हे उस डाइन ने अपनी जुबान, जो बिल्कुल एक इंसान की तरह थी, बाहर निकाली और अपने उन काले स्याह दांतों पे मारी, अपने होंठों पे घुमाई। बहन समझ गई, वो ललचाई हुई नजरों से मेरी बहन की तरफ आ रही थी। तभी मेरे बहन को जब सारी बात समझ आई कि जिसको अभी कुछ देर पहले तक वो बगौर देख रही थी क्या है, वो समझ चुकी थी ये तो कोई डाइन है। तो उसी लम्हे नीतिया ने जोरदार चीख मारी और कांपना शुरू हो गई, रोना शुरू हो गई। घर वाले जाग गए और जब उससे सारी कहानी सुन ली गई तो घर के जितने भी फर्द थे, जिसमें मर्द शामिल थे, उन्होंने लालटेन उठाई, डंडे हाथों में उठाए, खिड़की के पास खड़े कुछ देर देखते रहे। फिर फैसला किया अगर वो इर्द गिर्द मौजूद है किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। और जब वो बाहर निकले, शोर किया गया तो शोर से जो दूर दूर कुछ और घर थे वो लोग भी जाग गए कि कोई मामला क्या है। उनके घरों में भी जब रोशनियां जल गईं तो वो डंडे लेके जोर से पूछने लगे क्या हुआ। तो उनको कहा गया बाहर आओ, चुड़ैल है। उन घरों से भी लोग जमा हो गए और जब सारे कुछ इकट्ठे हुए तो उस दरख्त के पास गए और उस दरख्त को अच्छी तरीके देखा गया, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था, वो जा चुकी थी। और जब मेरी बहन ने ये सारी बातें बता रही थी तो तभी जो मैं खौफजदा थी, मैंने अपनी दादी से कहा मैंने इसे देखा था। दादी ने कहा किसे? मैंने कहा इसे, जिसको अभी बहन ने देखा था। मैंने दादी को बताया इसी हुलिये वाली मैंने देखी थी, वहां पहाड़ पे खड़ी थी। और पूरा हुलिया बिल्कुल जो मेरी बहन ने बयान किया था, सेम वही हुलिये वाली मैंने देखी थी। वो रात हमने जाग के गुजारी, लेकिन वाले साहब जैसे ही आ गए मेरी दादी ने फरमान सादिर फरमाया अब हम यहां नहीं रहेंगे, हम शहर चले जाएंगे। वाले साहब ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि पहले अमाया ने वहां पे देखा और वो बेहोश होगी, हम उसको घर लेके आए कि डर गई है, लेकिन वो पीछे आई है और घर के बाहर बड़े से दरख्त पे बैठी थी जिसको बड़ी वाली बहन ने देखा है। इसका मतलब वो घर तक आ गई है। अब यहां रहना ठीक नहीं होगा, जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से निकल जाना है। और फिर वाले साहब ने यही बेहतर जाना, सामान पैक होना शुरू हो गया। हमने सारा अपना सामान वगैरह पैक किया और हम लोग वहीं पास ही छोटा सा जो एक शहर था वहां चले गए। वाले साहब ने यही कहा अभी मैं जमीनों को तो देखभाल करूंगा, लेकिन इनको मैं बेच दूंगा। उन्हीं दिनों दो पुलिस वालों का उसी गांव में किसी से मिलने के लिए आना हुआ और रात वो लोग वहां से जाने लगे, वापस उनको पहुंचना था। खाना खाते रात का उन्होंने रोक लिया, रात का खाना खा के आप रुक जाइएगा। रात का खाना वगैरह खा के उनको लगा कि नहीं यार वो लेट हो जाएगी, हमें वापस जाना है, नौकरी ज्वाइन करनी है। तो वो दोनों वहां से रवाना हो गए, लेकिन वो उन पहाड़ी रास्तों के करीब से जैसे ही चलते हुए जा रहे थे कि तभी उन्होंने दो हवा में उड़ती हुई चुड़ैलों को देखा। उन्होंने बिल्कुल वही लिबास पहन रखे थे, बिल्कुल वही हुलिये थे जो मैंने और मेरी बहन ने देखे थे, लेकिन एक हुलिया उन्होंने जो हमसे चेंज बताया वो ये था, उन दोनों चुड़ैलों को जो हवा में उड़ रही थी उनके कद छोटे थे और उनके पेट बहुत बड़े थे। और उन्होंने जो उनके हाथ देखे थे वो इंसानी हाथ की तरह नहीं थे, जैसे मुर्गियों के पंजे होते हैं जिससे वो चलती हैं, ऐसे पंजों की तरह के उनके पांव थे और वो भी उल्टे। हवा में जब वो उड़ रही थीं उनके लिबास उसी पंखों वाले थे, वही पंख जो कबूतर या कव्वे के काले पंख होते हैं, पर होते हैं, उसी का ही उनका लिबास था। लेकिन पेट काफी बड़ा, जैसे मोटा पेट होता है, कद छोटा, पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए, लेकिन मुर्गी के पंजों की तरह, उंगलियों के, यानी जो उंगलियां थीं, पांव थे इंसान की तरह छोटे से, लेकिन आगे जहां पे इंसान के पांव पे उंगलियां होती हैं वहां पे 3
पंजे की तरह उंगलियां थीं, जिस तरह मुर्गी के पंजे होते हैं, और पीछे की तरफ वो मुड़े हुए थी। वो कहते हैं जब हमने अपने सामने बिल्कुल हम एक दरख्त के करीब से गुजरने लगे हैं कि उड़ती हुई वो जाने लगी थी, हमारी तरफ नहीं आ रही थी, जाने लगी हैं कि एकदम से उनकी निगाह हमारे ऊपर पड़ी है तो वो उड़ते हुए वहीं घूम गई हैं हमारी तरफ। वो बिल्कुल हमारे सामने उड़ रही थी कि तभी हमने उनके पूरे वजूद को देख लिया था। उनके पेट काफी बड़े थे, कद बहुत छोटे थे, हाथ भी छोटे छोटे थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल एक इंसान की तरह, जैसे बौने इंसान होते हैं छोटे कद वाले, चेहरे से पता लगता है कि बड़ी उम्र के हैं लेकिन वजूद उनका एक बच्चे की तरह होता है। ऐसे उनका वजूद भी छोटा था लेकिन चेहरे बिल्कुल एक औरत की तरह थे, लेकिन भयानक खौफनाक चेहरे। कान बहुत लंबे, चूंच वाले, चमगादड़ की तरह ऊपर को निकले हुए, दांत काले स्याह, आंखें लाल सुर्ख, थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई, बहुत बड़ा पेट लेकिन पांव ऊपर की तरफ उल्टे। वो कहते हैं जैसे ही हमने उन्हें देखा, उन्होंने उड़ते हुए रुक के हमें देखा तो हमारे मुंह से चीखें निकल गईं। हमें जो भी पढ़ना आता था, हमारे हाथों में जो डंडे थे, हमने डंडे उठाए, ऐसे लहराने शुरू कर दिए जान बचाने के लिए, चीखते हुए और डंडे उनकी तरफ मारते हुए बढ़े हैं। वो इतनी नीचे करके उड़ रही थीं कि वो डंडे हमारे आराम से उनको लग सकते थे। हमने डंडे चलाए हैं, हमें नहीं पता उनको लगे हैं या नहीं, हम हवास बाख्ता हो गए थे, दिमागी तवाज़न जैसे ख़राब हो जाता है। हम पागलों की तरह शोर मचाते हुए भागे हैं, हमें नहीं पता हम कितनी दफ़ा नीचे ज़मीन पे गिरे हैं, उठ के एक दूसरे को सहारा दिया है, फिर भागे हैं। हमने कहकों की आवाज़ सुनी थी, जो हमारे पीछे से मुसलसल कहकों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पीछे कहका लगा रहा हो। और हम भागते भागते कहां तक पहुंचे कि जब इंसानी आबादी तक हम पहुंचे, वहां पे हम बेहोश हो गए। और जब हमें वो गांव वाले अंदर ले गए, सुबह हमें होश आया तो हमने गांव वालों को बताया कि हमने ऐसी चुड़ैलों को देखा है। और उनसे जब नक्शा पूछा गया तो बकायदा उन पुलिस वालों ने स्केच बनवाए थे उनके नक्शे का, कि वो किस तरह की थी, कैसे उड़ रही थी, कैसे पेट थे, कैसे वजूद था, सारा उन चुड़ैलों का उन्होंने नक्शा भी बनवाया था, क्लियर उन्होंने देखा था। ये हमें बाद में पता चला। वहीं पे ही हमारे एक रिश्तेदार था, दूर का ही रिश्तेदार, श्रीयास, वो बहुत बहादुर था, वो डरता नहीं था। सांप, बिच्छू, इस तरह की कोई भी चीजें उसके सामने आ जाती वो कभी भी नहीं डरता था, उनको पकड़ भी लेता था, उनको उठा के फेंक भी देता था। जिस्म एक पहलवान की तरह का था, खाते पीती फैमिली से था, एक पहलवान उसका जिस्म था। वो अक्सर उन पहाड़ों की तरफ भी चला जाता था। उन पहाड़ों की दूसरी तरफ एक घना जंगल था। अक्सर उसको घर वाले मना करते कि वहां पे मत जाया करो, लेकिन वो शिकार की नीयत से अक्सर वहां पे चला जाता। कुल्हाड़ी वो अपने पास रख लेता था और जंगल में जाके शिकार करने की कोशिश करता। इसी तरह एक दफा उसका दिल किया कि आज मैं जंगल के घने हिस्से की तरफ जाके शिकार करके लाता हूं। ये शाम का टाइम था, अभी रात होने में कुछ देर बाकी थी। वो चलता हुआ जंगल के उस हिस्से की तरफ चला गया जहां अब उसके आगे जाने का मतलब था कि आप रास्ता भी भूल सकते हैं, क्योंकि यहां तक तो उसको पता था कौन से रास्तों से मैं आया हूं, कौन से रास्ते से मुझे वापस जाने। आगे एक घने का मतलब होता है इतनी ज्यादा तादाद में वहां पे दरख्त लगे होते हैं कि आपको तायन करना मुश्किल होता है। आजकल तो मॉडर्न दौर में लोगों के पास रास्ता देखने के लिए ऐसे इक्विपमेंट मौजूद होते हैं जिससे वो ईस्ट वेस्ट देख लेते हैं। उस वक्त तो लोगों के पास ऐसी कुछ चीज़ भी नहीं थी, तो उसको लगा कि मैं इस घने हिस्से की तरफ चला गया तो वापस कैसे आऊँगा। लेकिन अभी तक उसको उस हिस्से में शिकार भी नहीं मिला था और वो चाहता था आज खाली हाथ ना जाए, शिकार करके जाए, इसलिए उसने घने हिस्से में जाने का फैसला कर लिया। वो घने हिस्से में दाखिल हो गया। जैसे ही वो घने हिस्से में चलता हुआ काफी आगे बढ़ा तो उसको परेशानी भी लाक हुई, वापस कैसे जाऊंगा, मैं रास्ता भूल सकता हूं। कि तभी उसने देखा एक जगह पे ऐसे एक कच्चा सा रास्ता बन गया है दरख्तों के बिल्कुल दरमियान में, जैसे मुसलसल कोई चलता रहे तो वहां पे एक रास्ता बन जाता है। हाँ, वहां पे एक रास्ता सा था, बहुत छोटा सा, लेकिन ऐसे जैसे इंसानों के चलने से रास्ता बन गया हो। वो हैरान हुआ उस रास्ते को देख के और उसी रास्ते पे ही वो चलना शुरू हो गया।
वो एहतियात से चलता हुआ उसी रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ रहा था कि एक जगह पे हल्का सा मोड़ सा आ रहा था। वो रास्ता हल्का सा मुड़ रहा था कि उसी लम्हे उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अजीब सा जंतर मंतर कोई पढ़ रहा हो। वो रुक सा गया, ठटक सा गया कि ये कैसी आवाज है। ये तो किसी औरत की आवाज थी जो कुछ ऊंचा ऊंचा पढ़ रही थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था कि अगर कोई है मुझे वो देख ना ले, ये क्या माजरा है। मैं रात के इस शाम के इस टाइम पे, अंधेरा हो रहा है, जंगल में एक औरत का क्या काम और वो कैसा पढ़ रही है जो अजीब व गरीब सी आवाज आ रही है। वो चलता हुआ बिल्कुल जब करीब गया तो उसने छुप के एक दरख्त के पीछे से देखा, तो उसने देखा एक औरत लिबास के बगैर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी है और उसके हाथ में मिट्टी का एक प्याला है और वो खून से भरा हुआ है और उस प्याले को उसने दोनों हाथों से ऊपर उठाया हुआ है और ऊपर हाथों से उठाए उस प्याले पे कोई ऊंचा ऊंचा कुछ पड़ रही है। उसने दूर से देख लिया था उस प्याले के अंदर कुछ है, लेकिन जैसे ही उसने उसको अपने चेहरे पे गिराया और अपनी जुबान से उसको पीने की कोशिश की, तब उसको एहसास हुआ ये कोई खून था। वो नहीं जानता किसी इंसान का, किसी जानवर का, किस चीज का खून था, लेकिन ये एक लाल सुर्ख खून था। वो उसको पढ़ते पढ़ते अपने चेहरे पे गिराती, थोड़ा सा पीती और फिर से पढ़ना शुरू कर देती। वो समझ गया लिबास के बगैर वो कोई डाइन है और कोई मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रही है। जैसे उसको इस बात का एहसास हुआ तो फौरन उसके दिमाग में आया कि मुझे यहां से भागना चाहिए, बहुत गलत हो जाएगा। वो बहादुर था, लेकिन समझ गया था उस औरत के चेहरे को देख के कि जिस तरह वो खून में लथपथ अपने वजूद के ऊपर उस नंगे वजूद पे खून को डाल रही है, जिस तरह खून पी रही है, ये इंसान नहीं हो सकती। तभी उसके दिमाग में आया मुझे इसके कदमों को तो देखना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह घुटनों के बल बैठी थी कि उसके पांव छुपे हुए थे। कि वो रुक सा गया और पढ़ते पढ़ते एक दफा वो ऊंची हुई, जैसे कोई थोड़ा सा ऊंचा होता है, और पढ़ते पढ़ते वो ऊंची हुई, तभी उसकी निगाह उसके पांव की तरफ गई। उसके पांव उल्टे थे। वो समझ गया ये कोई डाइन है। उसी लम्हे वो उल्टे पांव आहिस्ता से वापस आने लगा कि तभी उसके पीछे से एक दरख्त की टहनी गिरने की आवाज आई। दरख्त की टहनी जैसे टूट के नीचे गिरती हो, और उसने तेजी से पीछे मुड़ के देखा तो वाकई एक टहनी नीचे टूट के गिरी थी और उसी दरख्त पे बैठी हुई एक और बूढ़ी डाइन जिसने उसे देख लिया था, उसने उस टहनी को जान के तोड़ा था और नीचे आकर टहनी के गिरते ही वो सीधी खड़ी हो गई थी और उसकी तरफ खूनखार निगाहों से देखकर इस तरह घुराना शुरू हो गई, जैसे कह रही हो तेरी जुर्रत कैसी हुई है जंगल के इस घने हिस्से में आने की, तू जानता नहीं तू कहां आ गया है। और उसने उसे जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो ठटक गया। वो बहुत खौफनाक सी थी, उसकी कमर झुकी हुई सी थी, उसके पांव भी उल्टे थे, उसकी आंखें ऐसी लाल सुर्ख थीं जैसे उनमें से आग निकल रही हो, आग के शोले निकल रही हों। उसने एक लकड़ी थी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, जैसे सहारे के लिए औरत बूढ़ी हो जाती है, उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, तो वो सहारे के लिए एक हाथ में लकड़ी को थामे होती है, ऐसे ही एक उसने लकड़ी थामी हुई थी अपने हाथ में। उसने जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो समझ गया कि वो चेहरे से ही बता रही है वो इंसान नहीं है, उल्टे पांव वाली एक डाइन है, बूढ़ी डाइन। कि तभी उसके कानों ने आवाज सुनी। उसी बूढ़ी डाइन ने कहा तूने आके खलल डाल दिया, अब तू यहां से जिंदा नहीं बच सकता। कि तभी उसके कानों में पीछे से आवाज आई। उसने मुड़ के देखा तो वही जो मंत्र पढ़ रही थी वो भी अब उसके पीछे आके खड़ी थी और बोल रही थी इसने मेरे मंत्र को रोक दिया है, इसने खलल डाला है, आज ये जिंदा यहां से बच के नहीं जाएगा। वो बहादुर था, दिलेर था, लेकिन उसके आगे और पीछे दो चुड़ैलें खड़ी थी। एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसका लिबास अजीबो गरीब सा था, पंखों का बना हुआ, और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसके दांत काले स्याह थे, उसका चेहरा झुर्रियों से बड़ा हुआ भरा हुआ, और उसके उल्टे पांव, लेकिन जो पीछे खड़ी थी वो जवान थी, लेकिन अभी भी उसके पूरे वजूद के ऊपर खून ही खून पड़ा हुआ, तो अपने वजूद पे खून डाल रही थी। उल्टे पांव वाली जवान डाइन खड़ी थी और बिल्कुल दूसरी तरफ एक बूढ़ी डाइन खड़ी थी। उसी लम्हे उसको याद आया कि उसको
उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों ने, उनको सब ने बताया था कि जब भी इस तरह का माजरा हो तो भगवान को याद करना और ये पढ़ना। वो समझ गया था कि वो दोनों इस अंदाज में गुस्से से भरी खड़ी थीं कि उसको मारने के लिए तैयार थीं कि आज ये जिंदा नहीं जाएगा। तभी बूढ़ी ने कहा, तू तो जवान हो गई है खून पी के। जितनी मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझे अगर किसी बच्ची का खून ना मिला तो इसी का खून भी मुझे जवान कर देगा। ये तो शिकार है, खुद चल के आ गया है। अगर तेरे अमल में इसने खलल डाली है तो तू भी पी ले इसका खून। जितना तेरा खलल पड़ा है उतना तू खून पी ले, बाकी इसका मैं खून पीऊंगी और इसका गोश्त खाऊंगी और मैं भी जवान हो जाऊंगी। देख, तू मेरे लिए कर रही थी ना, और खुद से शिकार मेरे पास चल के आ गया। उसी लम्हे उसको एहसास हो गया कि अब उसे अपनी जान को बचाना है, वरना वो दोनों उसको मार देंगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी को अपने हाथ में उठाया और भगवान का नाम जोर से पुकार के बोला, अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं भगवान की सौ तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। मैं तुम दोनों से डरने वाला नहीं हूं। तो उसमें से बूढ़ी बोली, तू बच के चला भी गया तो एक बात याद रख, हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो बोला, बाद की बाद में देखी जाएगी। अगर तुम लोगों ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो भगवान की सौ मैं तुम्हें काट के रख दूंगा। और ऊंचा ऊंचा उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू किया, वो दोनों चुड़ैलें जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। इस तरह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी जैसे पढ़ने से उनको तकलीफ हो रही हो, जैसे वो पढ़ने से शदीद अजियत में हो। बोली, बंद करो इसको। वो समझ गया कि जो दोनों इस अंदाज में आमने सामने आके खड़ी हो गई थी कि बस हमला ही करने वाली थी, मेरे इसी पढ़ने की वजह से मेरी जिंदगी बच सकती है। वो ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू हो गया और पढ़ते पढ़ते जब चीखें निकलना शुरू हो गई तो उसने देखा वो एक एक कदम पीछे हटना शुरू हो गई हैं। अब वो इस अंदाज में खड़ा था, अपनी गर्दन घुमा के उल्टे हाथ वाली को भी देखता, गर्दन घुमा के सीधे हाथ वाली को भी देखता, और वो दोनों एक एक कदम पीछे जा रही थी। यकीनन वो पढ़ाई उनके लिए तकलीफ का बायस थी। और तभी उसने जब पढ़ना जारी रखा और वो काफी पीछे चली गई तो वो अपनी कुल्हाड़ी को लहराता हुआ कि जैसे उसके कोई करीब ना आ सके, उसने भागना शुरू कर दिया। तो पीछे से आवाज सुनाई दी, तू नहीं भाग सकता, हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। उस नौजवान चुड़ैल की आवाज आई, तूने खलल डाल के आज का मेरा अमल मुकम्मल नहीं होने दिया, आज का मेरा शिकार और मेरा खून ज़ाय कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो भागता रहा। भागते भागते वो जैसे कैसे अपने घर पहुंच गया। अब वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। सबके सामने वो बहुत बहादुर बना हुआ था। वो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और अक्सर बैठ के कहता था, मेरे सामने आए तो सही, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब वो घर पहुंचा तो इतना शर्मिंदा हो गया कि अगर अब किसी ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो उसने चुप साध ली, किसी को भी ना बताया। लेकिन वहीं पे ही उसकी जिंदगी अजीरन होना शुरू हो गई। वो रात को सोया होता तो कोई ऐसा भयानक ख्वाब देखता कि चीख मार कर उठ के बैठ जाता। घर वाले यही समझे पहली दफा कि वो ख्वाब में डर गया है। सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए कि क्या हुआ है। उसको पानी दिया गया और उसने कहा, हां, मैंने एक भयानक सपना देखा है। लेकिन फिर वो सिलसिला इस तरह का शुरू हुआ कि उसको अक्सर सपने आने लगे और वो चीख कर उठ जाता। घर वाले उसकी वजह से परेशान थे कि अब मुसलसल उसको भयानक सपने क्यों आ रहे हैं। अब जब मुसलसल उसको भयानक सपने आने लगे तो उसके घर वालों ने कहा, इसको किसी ऐसे बाबे के पास लेकर जाओ जो इसका इलाज कर सके। इसको भयानक सपने क्यों आ रहे हैं। उसको एक तांत्रिक के पास लेके गए और तांत्रिक ने जैसे ही उस पर पढ़ाई की तो उसको कहा, मैं जान चुका हूं तेरे साथ क्या हुआ है। उन दोनों को भी मैंने देख लिया है, उस बूढ़ी डाइन को भी और उस नौजवान को भी, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, तू बता क्या हुआ है। उसने वो सारा कुछ बता दिया घर वालों के सामने जो उसके साथ हुआ था। तो तांत्रिक बोला, तूने बहुत बेवकूफी की। तू अगर फौरी मेरे पास आ जाता, नुकसान ना उठाता, घर वालों को बता देता, वो तुझे ले आते, और तू इतना अरसा चुप रहा। वो तेरे सपनों में नहीं आ रही थी, वो नींद में तेरे पास आ रही थी। वो दोनों तेरे पीछे हैं और देर हो चुकी है। नुकसान तो तुझे उठाना होगा।
मैं चाहूं भी इसको रोकने को तो मैं नुकसान उठा लूंगा। तूने उनको बहुत आगे आने दिया है। तू जानता है तेरे साथ क्या हुआ है? तू भागते हुए घर तो पहुंच गया था, लेकिन वो दोनों उड़ती हुई तेरे पीछे आई थी। तेरे घर को उन्होंने देख लिया था, और जब तू रात को सोता था, जो इसको तू सपना देखता था कि तू नींद में देख रहा है, वो हकीकत में देख रहा होता था। अब बता तू क्या देखता था? तो उसने बताया, मैं देखता था कि दोनों ने मेरी गर्दन पे दांत गाड़े हुए हैं। एक ने लेफ्ट साइड से दांत गाड़े हुए हैं, बूढ़ी ने, और राइट साइड से उस नौजवान ने दांत गाड़ रहे हैं, और वो दोनों अपने दांतों से मेरी गर्दन से खून निकाल कर पी रही हैं। मैं ये देखता था और मैं डर जाता था, और जैसे ही मैं ख्वाब में डरता था, उनका मुझे कहका सुनाई देता था, जिसको मैं ख्वाब समझता रहा। बाद में जब मैं जाग जाता था, तब भी मुझे वही कहका जो मैं ख्वाब में सुनता था, सपने में सुनता था, मुझे जागने के बाद भी सुनाई देता था। मैं समझता था शायद मैं डर गया हूं बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे सपना सुनाई दे रहा है। तो उस तांत्रिक ने कहा, नहीं, वो वहां मौजूद होती थी, इसलिए जागने के बाद भी तुझे वो सपना सुनाई देता था। अब मैं इतना कर सकता हूं, वो नुकसान तो करेंगी, तो फिर तुझे मैं बचा लेता हूं, लेकिन तेरा कुछ नुकसान जरूर होगा। उसने उसको गले में पहनने के लिए कुछ दिया, पानी दिया, जल दिया, सारा कुछ दिया और भेज दिया। लेकिन उसने सही कहा था, उनके कई जानवर मरना शुरू हो गए थे। एक रात वो उठे तो उनकी बकरी मरी हुई थी। नॉर्मल उसको समझे, लेकिन जब उनकी गाय मरी तो वो तांत्रिक के पास गए और उसने कहा, मैंने कहा था इसका नुकसान तो होगा, इसकी जिंदगी मैं बचा रहा हूं, अभी भी कोशिश कर रहा हूं, बड़ी बात है, इसका नुकसान होने दो, वरना इसका नुकसान हो जाएगा। ये जो बाकी नुकसान हो रहे हैं, अगर मैं ये रोक दूं तो फिर वो इसको मार के ले जाएंगी, इसका नुकसान होने दो। फिर उनके कई जानवर मरे। उनके वालिद साहब का एक बुरी जगह पे हादसा पेश आया, और जब भी उनके साथ कोई होता, कोई जानवर मरता या उनके वालिद साहब के साथ जिस तरह हादसा पेश आया, उसी तांत्रिक के पास गए तो उसने कहा वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि उस हिसार को तोड़ सकें जो मैंने बांध दिया है, वो इसके करीब पहुंच सकें, क्योंकि वो जो नौजवान है वो उस दिन अपने आखिरी अमल के दौरान थी, वो आखिरी दिन था उसका अमल का, और जब ये पहुंच गया था और इसने उसका अमल तोड़ दिया था। वो जनूनी वैशी हो चुकी है, इसको मारने के लिए पागल हो चुकी है, इसलिए उसके सामने जो भी आता है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं मुसलसल उससे लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन वो अकेली नहीं है, उसके साथ वो बूढ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी हैं। उन सबसे लड़ना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश में हूं। वहीं एक शाम वो घर में लेटा हुआ था। वो बहादुर नौजवान सूख के कांटा हो गया था। वो दोस्तों से मिलता नहीं था, उसको मना कर दिया गया था कि शाम होने से पहले पहले ही तुम्हें अपने घर में आना है, और वो हर शाम को अंधेरा होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाता था, क्योंकि उसको बताया गया था अगर किसी वक्त तुम घर में बाहर रह गए और इर्द गिर्द कोई भी ना हुआ तो वो तुम्हें मार देंगी। इसलिए घर वाले उसको दिन को कभी कभी जाने देते जब तक उसका इलाज चल रहा था। शाम होते ही वो, शाम से पहले ही, अंधेरा होने से पहले ही वो घर पहुंच जाता। लेकिन एक रात उसको घर आने में देर हो गई, और ये वो आखिरी दिनों थे जब उस तांत्रिक ने कह दिया था आखिरी दिन चल रहे हैं, आर या पार हो जाएगा, इसको कहना है अब ये घर से बाहर बिल्कुल भी कदम ना रखे। काफी दिन हो गए थे उसने घर से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन आज उसका दिल बहुत बोझल था। वो सुबह से ही बेचैन था बाहर जाने के लिए। जिद करके उसने घर वालों से बाहर जाने की कोशिश की, तो घर वालों ने इस पे कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे। उसने वादा किया और वो चला गया, लेकिन वो फिर घर वापस ना आया। शाम होने से पहले ही घर वाले उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। उसको ढूंढते रहे, उसके दोस्तों के पास गए तो दोस्तों ने बताया आज तो हमारी तरफ आया ही नहीं है। इधर उधर गए, क्योंकि अक्सर दोस्त उससे नाता भी छोड़ गए थे। दोस्तों को जब ये बात का पता चला था कि वो डाइने उसके पीछे हैं, वो चुड़ैल हैं, इसके दोस्तों को, इसके रिश्तेदारों को, इसके माँ बाप को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो अक्सर दोस्त उससे मिलते ही नहीं थे। गांव वाले से भी उससे कतराना शुरू हो गए थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कोई नहीं जानता, वो नहीं मिला। घर वाले रोते ढूंढते ढूंढते जब थक गए तो उस तांत्रिक के पास पहुंचे, तो उस तांत्रिक ने कहा मैंने कहा भी था
ये आखिरी है, आर या पार होगा, इसको घर से नहीं जाने देना। तो क्यों जाने दिया इसको? उन्होंने बताया काफ़ी दिन तक तो वो नहीं गया, लेकिन उस दिन जिद करके गया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो उस तांत्रिक ने कहा कल आना मेरे पास, मैं बताऊंगा उसके साथ क्या हुआ है। और उस दिन जब वो घर से बाहर निकला तो वो इतनी जनूनी हो चुकी थी दोनों चुड़ैलें कि दिन की रोशनी में भी वो उसके पीछे आने को तैयार थी, लेकिन वो घर से दूर चला गया और बस वहीं एक गलती कर बैठा। वहीं से जैसे ही वो उठने लगा तो उसकी पांव इस तरह से मुड़ा कि वो मुंह के बल जा गिरा और उसके पांव इतनी जोर से उसमें मोच आ गई, अब वो चल नहीं सकता था। अब जब उसको एहसास हुआ कि अब मेरे लिए चलना मुश्किल है, उसने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था और उठ के वो लड़खड़ा के खड़ा हुआ तो उस पांव की वजह से अब घर नहीं पहुंच सकता था। उसको किसी की मदद की जरूरत थी, वो अपना काम कर चुकी थी। उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उसके रास्ते में एक ऐसा पत्थर जरूर रख दिया था जिसकी वजह से वो इस तरह मुंह के बल गिरा था कि उसके पांव टूटने के करीब था। मोच इस तरह की आ गई थी जैसे टूट जाता है। अब वो चल नहीं सकता था। अब वो इंतजार में थी कि यहीं पे रात हो जाए, शाम हो जाए और हम अपना काम कर सकें। और ऐसा ही हुआ कि वो वहीं पे रहा। शाम हो गई, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुन सकता। और जब शाम हुई तो तांत्रिक ने बताया कि वो उसको उठाकर ले गई हैं। मैंने कहा था ना ये आर या पार है, वो घर के बाहर ना जाए, मैं उसको नहीं बचा सकता। अब तक तो वो मर चुका है। वो दोनों उसको ले गई हैं और जो उसने ख्वाब में, जो सपने में देखता था, जिस तरह वो उसका खून पी रही थी, वैसे ही उन दोनों ने उसका खून पी लिया है और खून पीने के बाद उसके गोश्त को भी खा गई हैं और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। वो बूढ़ी भी और वो भी। मैं चाहूं भी तो उनका कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अब कुछ करने की कोशिश करूंगा तो खुद जिंदगी की बाजी हार जाऊंगा, इसलिए मैं माजरत खा हूं। उस दिन के बाद फिर उसका कुछ पता ना चला। जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहते हैं वो चुड़ैलों का सिलसिला जो बच्चियों से शुरू हुआ था, जो बच्चियों को उठाती थी, उनका खून पीती थी, जवान हो जाती थी, अब उस गांव को इस तरह खौफ व हरास में मुब्तला कर गई वो चुड़ैलें कि गांव वालों ने कहा क्या करें। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने गांव छोड़ दिया। कुछ लोग जिनकी जमीनें थीं वो वहां रहते रहे। अमाया कहती हैं हमारे वालिद ने भी जो जमीनें थीं वो बेच दी थीं, क्योंकि वो औने पौने बेची गई थीं। लोग तो पहले ही वहां से निकल रहे थे। जिन्होंने भी खरीदी थी औने पौने दामों में खरीद ली थी, इंतहाई सस्ती खरीद ली थी। और वहीं उन्होंने नाम उनका क्या लिखा है, राजन, हमारे मामू, वो शादीशुदा थे कि घर वालों को एक ऐसी बात का पता चला कि वो हैरान रह गए। वो अपनी बीवी के साथ खुश थे, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे कि तभी घर वालों को पता चला उनका किसी और औरत के साथ चक्कर है। किसी ने राजन के वालिद को बता दिया था कि उन्होंने शाम के टाइम राजन को एक लड़की के साथ बैठे हुए देखा है। वो उसकी बीवी नहीं कोई और थी। और जिस अंदाज में वो लोग थे, उसने जब उसके राजन के वालिद को बताया तो वालिद बेटे पे शदीद खफा हुए कि मैंने तेरी शादी की है, तेरा एक मासूम बेटा है और एक बेटी है, और तू इन चक्करों में पड़ गया है, किसी गैर औरत के साथ तूने चक्कर चला लिया है। नहीं, मैं तुझे क्लियर कह रहा हूं, हमारी रीत परीत के ये खिलाफ है। हम इज्जतदार लोग हैं। आज के बाद अगर तूने दोबारा उस औरत से मुलाकात की तो तू इस घर से निकल जाएगा। तू इस घर में नहीं रह सकता। तेरा हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। राजन ने मां से कहा, मां, मैं वादा करता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन उसको आज मुझे मिलना होगा। मुझे आखिरी दफा उसको बताना होगा कि मैं उससे रिश्ता खत्म कर रहा हूं। मैंने उससे जो वादे, जो कौल करार कर रखे हैं, वो सब खत्म करने होंगे। और हां, मैं वादा करके जाता हूं, मैं वचन दे के जाता हूं, मैं उसके बाद कभी उससे नहीं मिलूंगा। मां थी बेचारी, मान गई कि ठीक है, जा उससे आखिरी दफा मिला, तेरे बाप को पता ना चले।
लेकिन दोबारा तू कभी नहीं मिलेगा, मुझे वचन दे। उसने मां को वचन दिया, कसम उठाई और वो चला गया। मां को उसने कहा था कि मैं रात को लेट आऊंगा। बाप ने पूछा राजन कहां है? मां ने कहा कह के गया है दोस्तों की तरफ जरा कहीं गया हुआ है, लेट आएगा। वालिद गुस्सा हुए और कहा बस अब मुझे दोबारा इसकी शिकायत ना मिले। अगर मुझे इसकी शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वालिदा ने कवर कर लिया बाप को। बीवी जाग रही थी, बच्चे सो गए थे। मां भी जाग रही थी कि राजन कब आता है, ताकि राजन आके जब घर का दरवाजा खटखटाए तो बाप की आंख ना खुले। उसने बीवी को भी कह दिया था राजन रात को लेट आएगा, मैं भी जाग रही होंगी, लेकिन अगर गलती से मेरी आंख लग जाए तो तू जागती रहना, ताकि जैसे ही दरवाजा खटखटाए तो उसका बाप ना जागे। मुझे वचन दे चुका है, अब कभी नहीं जाएगा उस औरत की तरफ। लेकिन वहीं पे राजन की बीवी ने कहा मां लेकिन वो तो उससे मिलने गया है। उसने कहा हाँ तूने सुन लिया है तो ये भी सुन ले, वो वचन दे के गया है कि आखिरी दफा उसे खुदा हाफिज करने गया है, आज के बाद वो नहीं मिलेगा। तो क्या है, अगर वो खुदा हाफिज करके आज आ गया तो उसके बाद तो कभी नहीं जाएगा। बस तू भूल जा इस बात को, तेरी जान छूट जाएगी। उस मनहूस से पता नहीं कौन है जिसके चक्रों में ये फंस गया है। खामोशी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही है। घर के सब फर्द सो रहे हैं सिवाय राजन की मां के और उसकी बीवी के, इस उम्मीद पे कि किसी लम्हे भी दरवाजा खटखटाया जाएगा और उठ के वो दरवाजा खोलेंगी, राजन अंदर आ जाएगा। लेकिन राजन ना आया। सुबह हो गई। मां परेशान, बीवी परेशान। उसने उठते ही कहा मां राजन अभी तक नहीं आया। सास से बोली। सास ने कहा हाँ मैं खुद परेशान हूं, वो तो यही कह के गया था मैं रात तक आ जाऊंगा। बाप ने पूछा राजन कहां है? मां ने फिर कवर करने की कोशिश की, वो दोस्तों की तरफ गया था, पता नहीं अभी तक वापस क्यों नहीं आया। बाप ने नाश्ता वगैरह किया, गुस्सा किया, काम पे चला गया। लेकिन राजन की मां और उसकी बीवी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। अभी तक उसके बाप को पता नहीं था, वो बताना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी तरफ से ढूंढने के लिए गई थी। इधर उधर हर जगह पे उसको ढूंढा गया, लेकिन राजन का कोई पता नहीं था। शाम होने को आई। दोनों बीवी भी और राजन की मां भी घर पहुंच गईं। उनके दिलों की धड़कन बहुत तेज थी। राजन का कोई पता नहीं था, क्या वो उस औरत के साथ चक्कर चला के चला गया है, क्या उसने मां से झूठ बोला था, क्या उसने गलत वचन दिया था। लगता है उस औरत के साथ भाग गया है, क्या हुआ है। बाप घर में आया, पूछा राजन कहां है। दोनों ने लाइल्मी का इजहार किया कि हमें नहीं पता वो कहां गया है, वो तो हमें दोस्तों का कह के गया था। वालिद ने बुरा भला कहा, जो भी एक गुस्सा आया, मैं उसको ढूंढ के आता हूं। वालिद गया, दोस्तों से मिला, हर जगह से पता किया, लेकिन राजन का कहीं पे पता नहीं था। वालिद भी परेशान हो गया कि ये कहां चला गया है। तभी वालिद ने घर में कहा मुझे लगता है उस औरत के साथ भाग गया है, उस घटिया औरत के साथ। और चिल्लाया उसकी मां पे उसका बाप कि तेरी औलाद है, देख तूने कैसी परवरिश की है, किसी और औरत के साथ भाग गया है, अपनी बीवी, अपनी बच्ची, अपने बेटे को छोड़ के। बाप शदीद गुस्से में था। अगली रात उसकी बीवी रोते हुए जागती रही, मां भी रो रही थी, जाग रही थी। तीसरी रात भी गुजर गई, आज चौथी रात थी। बीवी, राजन की मां दोनों सो रही थी कि बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मां एकदम से उठ गई, राजन की बीवी भी उठ गई। यकीनन ये राजन होगा। बाप अभी तक गहरी नींद में था। जल्दी से मां बाहर निकली, देखा दूसरे कमरे से बीवी भी बाहर निकल आई है। उसने कहा जा जा, राजन होगा, दरवाजा खोल, सास ने कहा। और राजन की बीवी जल्दी से आगे बढ़ी। राजन की मां भी उसके पीछे पीछे गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने राजन खड़ा था। लेकिन जैसे ही राजन की बीवी ने राजन को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई और मां के मुंह से भी चीख निकल गई। राजन जब अंदर दाखिल हुआ तो उसके दोनों होठों को सी दिया गया था, जैसे कोई सुई धागा लेकर, मोटा सा वो जो धागा होता है, होठों को ऊपर नीचे सी देता है।
जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जिस्म के किसी हिस्से को काटते हैं और जब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है तो उस हिस्से को जोड़ने के लिए धागे से बांध दिया जाता है। ऐसे ही उसके दोनों होंठों को सी दिया गया था। उसकी हालत खौफजदा थी, उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं, वो थर थर कांप रहा था और उसके दोनों होंठ सिले हुए थे। उसका बाप भी उठ गया, उस चीख से घर वाले भी उठ गए। राजन आया चलता हुआ, ऐसे जैसे लड़खड़ा रहा हो, चल भी ना पा रहा हो, सहन में पहुंचा और एकदम से गिर सा गया, ऐसे घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुंह लटकाया हुआ था और वो हाँप रहा था। बाप ने उसकी हालत देखी, परेशान हो गया। कैसे किसी इंसान के होंठ को कोई सी सकता है? ये तो कोई जानवर कर सकता है। इतनी बेदर्दी से, किसी हथियार से, किसी औजार से, कोई बहुत बड़ी पतली सुई नहीं, एक मोटी सुई जो होती है रजाइयां भरने के लिए, बहुत मोटी सी होती है, या जो गंदम की बोरियों को बंद करने के लिए एक मोटी सुई होती है, उससे उसको सिया गया था। उस वक्त भी वो जो गंदम की बोरियों को बंद करने के लिए एक मोटा सा धागा होता था और एक मोटी सी सुई टाइप एक बड़ी सी होती थी, उससे उसके होंठों को सी दिया गया था। बाप भागा, छुरी उठाई। राजन राजन, वो कैसे बोल सकता, वो कैसे जवाब देता? उसका तो मुंह ही बंद था। बाप ने छुरी से उसके धागे को काटा तो वो जोर जोर से चीख रहा था, उसको दर्द हो रही थी। बाप के हाथ कांप रहे थे बच्चे को तकलीफ में देख के, लेकिन क्या करता, उसके होंठ जो सिले हुए थे। बाप ने फिर भी जैसे कैसे उसके होंठों के ऊपर बंधे हुए उस धागे को काट डाला और आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सियों को बाहर निकाल रहा था, यहां तक कि वो दर्द से बेहोश हो गया। उसको उठाया गया, चारपाई पे लिटाया गया। वो रात सारी बेहोश रहा। जब सुबह होश में आया, उसने अपनी आंखें खोल दी तो उसके जख्म अभी हरे थे, ताजा थे। उससे पूछा गया क्या हुआ। उसने बोलने की कोशिश की तो उसको पता चला कि वो बोलने के काबिल नहीं है। उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और वो अजीब सी सिर्फ माँ की आवाजें निकाल रहा था, बोल नहीं पा रहा था। जिसने भी उसके साथ किया था उसके होंठों को नहीं जकड़ा था, उसकी जबान के साथ भी कुछ ऐसा कर दिया था कि अब वो बोलने के काबिल भी नहीं रहा था। उसने काफी बोलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसे जैसे कोई गूंगा हो, बोल ना सकता हो और कां 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 चां चां करता है, अजीब सी आवाजें निकालता है, कुछ समझ नहीं पाता। ऐसी ही आवाजें निकालता रहा, कोई ना समझ पाया। लेकिन जैसे ही शाम होती, वो अंधेरे की तरफ देखता तो उसकी आंखें इस तरह खौफ से भर जाती जैसे अंधेरा नहीं, सामने उसने किसी को देख लिया है। बाप ने पूछा क्या देख लिया है, क्या हुआ है? वो फिर से थर थर कांप रहा था। माँ उसके पास आ गई, बीवी उसके पास आ गई, सारे उसको देख रहे थे। वो थर थर कांप रहा था, सामने कुछ भी नहीं था सिवाय शाम के अंधेरे। रात की काली चादर घर को अपनी लपेट में ले रही थी और उस काली चादर को, उस अंधेरे को देख के वो थर थर कांप रहा था। वो उसको किसी पुजारी के पास लेके गए। वो उसको हर उस जगह पे लेके गए जहां से उसका इलाज हो सके। उसको पानी दिया गया, उसको पढ़ने के लिए चीजें दी गई, उस पे सब जंतर मंतर जो जो पढ़ाइयां थी सब किया गया, गंगा जल दिया गया। लेकिन उसकी जुबान थी कि बोलने का नाम ही नहीं ले सकती थी, उससे बोला ही नहीं जाता था। वो कोशिश करता लेकिन उसके बावजूद बोल नहीं पाता था। राजन एक ऐसा शख्स बन चुका था अब जो बिस्तर पर पड़ा रहता। जख्म भरने से अब इतना जरूर हुआ था कि पहले सिर्फ लिक्विड उसके मुंह में जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ खा सकता था। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको चुप सी लग गई थी, जो अपनी चारपाई पे लेटा छत को तकता रहता था और जैसे ही रात के साए घर की चार दीवारी के अंदर आते थे, घुप अंधेरा छाने लगता था तो उसकी आंखें खौफ से भर जाती थी। अब वो किसी काम का नहीं था, बस खाता और लेटा रहता। कोई खाने को देता तो खा लेता था, मांगता भी नहीं था। यहां तक कि एक दिन वो अपने बिस्तर पर, वो अपनी बीवी के करीब तक नहीं जाता था। एक दिन वो अपने बिस्तर से उठा और बीवी ने उसको उठता हुआ देख लिया। राजन राजन कहां जा रहे हो? राजन इस तरह उठा जैसे वो किसी के पीछे जा रहा हो, जैसे उसको बीवी की आवाज तक ना आ रही हो, जैसे वो कानों से भी बहरा हो गया हो। वो इस तरह हाथ अपने हिलाए बगैर ऐसे आराम से चलता हुआ घर के पीछे बने हुए उस भाड़े की तरफ जा रहा था जो जानवरों के कमरे बने हुए थे, जहां पे जानवर बांधे जाते थे।
घर का ही हिस्सा था, लेकिन घर का पीछे वाला हिस्सा। वो इस तरह रोबोट की तरह चलता हुआ उस तरफ जाना शुरू हो गया। वो जल्दी से, उसकी बीवी उठी, घर वालों को उठाया, वो लोग भी उठ गए, उसके पीछे गए तो देखा वो चलता चलता पीछे वाला जो भाना बना हुआ था उसके अंदर जो एक कच्चा सा कमरा था उसके फर्श पे जाकर लेट गया। उन्होंने जाके उसको झंझोड़ा तो वो सो चुका था। उसको मुश्किल से वापस लेकर आए, लेकिन अगली रात फिर से उठा और वो चलता हुआ उसी कमरे में चला गया। फिर से वो उठाकर ले आए, लेकिन अब उसका मामूल बन गया था कि वो उठता रात को उसी कमरे में चला जाता। घर वालों ने फैसला किया कि वैसे भी अब वो बोलता वगैरह है नहीं है, बस खाना सा खा लेता है, वहीं पे ही उसकी चारपाई डाल दो। तो उसी कमरे में ही उसकी चारपाई डाल दी गई। अब वो हमेशा उसी कमरे में ही लेटा रहता। जब उसकी चारपाई वहीं पे डाल दी गई और वो वहीं पे लेटना शुरू हुआ तो 4-5 दिन तो सुकून से गुजरे, लेकिन ये 6ठी या 7वीं रात थी कि रात को एक चीख की आवाज सुनाई दी। घर वाले भागे और भागते हुए इस कमरे में गए तो देखा वो अपनी चारपाई पे उठ के बैठा हुआ है, अपने जिस्म को ऐसे सुकेड़ के ऐसे इकट्ठा किया हुआ है जैसे कोई इंसान खौफजदा होकर अपने वजूद को छुपाता है और ऐसे सुकड़ के बैठा होता है, ऐसे ही वो सुकड़ के बैठा हुआ था। उससे जाके फिर पूछने की कोशिश की, बोल तो वो सकता नहीं था, इशारों से बता सके लेकिन खौफ के सिवा कुछ ना बता सका। उसके चेहरे का खौफ था जो सबको नजर आ रहा था कि वो खौफजदा है। फिर अक्सर रात को उसके वहां से चीखने की आवाज आती, घर वाले उठ के वहां पे जाते तो वो सीधा उठकर बैठा होता और खौफजदा होके हिल रहा होता, अपनी चारपाई पे बैठा हुआ, जैसे कोई अपने घुटनों को अपने सीने से लगा ले और अपने हाथों से उन सीनों को जकड़ा हुआ हो और हिल रहा हो, तो वो ऐसे बैठा हिल रहा होता। अब घर वाले उसके चीखने पे भी नहीं जाते थे, जानते थे कि वहां जाएंगे कुछ भी नहीं होगा, वो इस तरह बैठा हिल रहा होगा, कोई बात तो करेगा नहीं, बता तो सकेगा नहीं, हम उसकी क्या मदद करेंगे। और फिर एक रूटीन बन गई, वो इसी तरह चीखें मारता और फिर उसकी चीखें भी बंद हो गईं। तकरीबन 11 साल बाद वो हड्डियों का ढांचा हो गया। ऐसा लगता था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा। घर वाले शदीद परेशान थे, बीवी परेशान थी, मां बाप परेशान थे कि उस रात उसने जुबान खोली और उसने कहा, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बच नहीं सकूंगा, मैं मरने वाला हूं। लेकिन उसने मेरी जुबान लौटा दी है, उसी ने जिसने मेरी जुबान को बंद कर दिया था। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि मां से इजाजत लेके जब मैं उससे खुदा हाफिज करने के लिए गया था तो मैं उसको कहने के लिए गया था कि अब मैं तुमसे मजीद नहीं मिल सकता, लेकिन मैं नहीं जानता था जिस खूबसूरत लड़की पे मैं मर मिटा हूं, जिसके चेहरे को मैंने पहली दफा देखा था और मैं उस पर दीवाना हो गया था, मैं उसको देखते ही देखता रह गया था। मैं शाम के टाइम उस जंगल वाले हिस्से से आ रहा था कि तभी वो वहां से गुजर रही थी। मैंने जैसे ही उसको देखा तो देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की तो मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। मैं खड़ा होकर उसको देख रहा था कि तभी उसने मेरी तरफ देख लिया और मुझसे पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम इतनी हसीन हो, इससे पहले मैंने इतनी हसीन नहीं देखी, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं इसी गांव की हूं। और फिर मैं उसके करीब गया। बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि हम दोनों के बीच में ऐसी बातें शुरू हुई कि हमारे बीच में मोहब्बत हो गई। हम दोनों मिलना शुरू हो गए, यहां तक कि जिस तरह मियां बीवी का ताल्लुक होता है, हम दोनों के बीच में ताल्लुक बन गया। मैं उससे कहता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और वो मुझे कहती थी, नहीं, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती। हम दोनों मिलते रहे, यहां तक कि हमें किसी ने देख लिया। उसने वालिद को बता दिया और जब वालिद ने मना किया तो मैं उसे खुदा हाफिज करने के लिए जब गया था तो जब उसको पता लग गया कि मैं उसे छोड़ने के लिए आया हूं और आज के बाद उससे नहीं मिलूंगा, तो उसने मुझे याद कराया कि तुमने मेरे साथ वादे किए हुए हैं, कस्में किए हुए हैं, तुमने कस्में खाई हुई हैं कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तो मैंने उसे कहा, मैं मजबूर हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वालिद ने कहा है, मैं मजबूर हूं। तो उसने पहले मेरे आगे मिन्नत समाजत की और जब मैंने उसे कह दिया कि नहीं, मैं नहीं मिल सकता, मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूं, मुझे जाना होगा, तो तभी मेरे सामने उसने रूप बदल लिया। और जैसे ही उसने रूप बदला तो वो हसीन और जमील लड़की से इंतहाई खौफनाक, भयानक, बूढ़ी डाइन बन गई थी। और उसने गुस्से में अपना रूप मुझे दिखा दिया था। और जैसे ही उसका वो खूबसूरत वजूद जिसको देख के मैं मरता था, वो चेहरा जिसको मैं देख के मरता था, वो लटक सा गया था। उसका वजूद, उसका चेहरा इतना बूढ़ी औरत की तरह, जैसे कोई 100 साल से ऊपर बूढ़ी होती है, झुकी हुई कमर के साथ काला स्याह चेहरा इंतहाई खौफनाक और भयानक हो गई थी। और उसने मुझे कहा,
तूने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना, तूने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तेरे घर तुझसे मिलने के लिए आऊंगी और तू कभी जुबान भी नहीं खोल सकेगा। और उसने वहीं पे ही मेरे होंठों को सी दिया। मैं बेहोश हो गया। मैं 3-4 दिन कहाँ रहा मुझे नहीं पता। और जब मेरी आंख खुली तो मैं घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। और जैसे ही मैंने घर के दरवाजे को देखा, मैंने नॉक करना शुरू कर दिया और उसके बाद आप लोग मुझे अंदर ले आए। मेरे पांव खुद ब खुद पीछे वाले कमरे की तरफ जाते थे। मुझे इस बात का नहीं पता था, मैं बोल नहीं सकता था, मेरी ज़बान ख़त्म हो गई थी, मैं अजीब सा हो गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था वो उस कमरे में आना चाहती है, इसलिए मेरी चारपाई वहीं पे पड़ गई। और पहली दफ़ा जब आप उस कमरे में आए थे और मैं डरा सहमा वहाँ पे कांप रहा था, तो वो मेरे पास आई थी अपने असली रूप के साथ। और उसने मुझे कहा था, अब मैं तेरे पास आऊँगी उसी तरह तेरी बीवी बन के, लेकिन अपने असली रूप में, उस खूबसूरत रूप में नहीं आऊँगी जिस रूप में तूने मुझे देखा। और फिर वो मेरे पास आती रही अपने असली रूप में, यहाँ तक कि मैं कुछ भी ना कर सका, किसी को कुछ भी ना बता सका। और अब एंड ये है कि मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, मैं मर जाऊंगा। और कुछ ही दिनों के बाद वो वाकई मर गया था। मेरी दादी ने ये सारी कहानियां मुझे सुनाई तो उस वक्त तो मैं याद करती रही। आज जब इन कहानियों को सुनती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस गांव के बारे में मशहूर है, आज भी लोग वहां जाने से कतराते हैं। आज भी वो जिनों भूतों और स्पेशली चुड़ैलों वाला गांव बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग आज भी उस गांव का नाम लेते हैं तो पहले उनके दिमाग में उन चुड़ैलों का ख्याल आता है, जो चुड़ैलें आज भी वहीं पे आबाद हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।